है। डीपीओ फुरकान बिलाल के मुताबिक दहशत गर्दों के साथ अभी भी मुकाबला जारी है, यानी कि फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस ने दहशत गर्दों को घेरे में ले लिया है। शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी पहुंच चुकी है। ये भी बताएं कि दहशत गर्दों का लोअर दीर में भी हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक लोअर दीर में हैदर कंडोर बातर के इलाके में मुसल्लह अफराद ने एलीट फोर्स पर हमला किया है। एलीट फोर्स के एहलकार मामूल के सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे थे कि मुसल्लह दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया। तो दहशत गर्दों का लोअर दीर में भी हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक लोअर दीर में सर्च ऑपरेशन जारी था एलीट फोर्स की जानिब से। जब उन पर हमला किया गया, एहलकार मामूल के सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे थे कि मुसल्लह दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया। ये बताया जा रहा है कि एलीट फोर्स के एहलकार मामूल की रूटीन की सर्च ऑपरेशन कश्मीर में जब रावलाकोट के कमिश्नर जनाब सरदार वहीद खान ने खुद से ये कंफर्म किया है कि रेंजर्स के ऊपर हमला कर दिया, मुजाहिरीन ने पथराव हुआ, रेंजर्स ने जवाबी फायरिंग की और उस पूरे के पूरे झगड़े के नतीजे में वो जो क्रॉस फायर हुआ, लड़ाई हुई है, ये तो सब कमिश्नर साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हम हकीकत नहीं जानते ठीक तरह से। लेकिन कमिश्नर साहब ने ये वेरीफाई ज़रूर किया है कि 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 7 या 8 शहरी हैं, एक रेंजर्स का शख्स है। कश्मीर के अंदर कर रही है, सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, हजारों लोगों को उन्होंने अगवा कर रखा है और इस वक्त पूरा आजाद कश्मीर जो है वो मुहासरे में है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर ये साफ हो चुका है कि वहां की हुकूमत और उनकी लाडला सेना के हाथ से सब कुछ पूरी तरह फिसल चुका है। पीओजे, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, इन 3 मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज इस वक्त बुरी तरह घुटने टेक चुकी है और देश पूरी तरह से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि अब वहां की आम जनता और स्थानीय बागी गुटों ने फौज को खदेड़ना और सीधे उनके कैंपों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सबसे हैरान करने वाला मजाक जानते हैं क्या है? जब पूरा मुल्क अंदर से सुलग रहा है, तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और वहां के बड़े बड़े हुक्मरान दुनिया भर में सैर सपाटे कर रहे हैं। ये लोग ऐसे घूम रहे हैं मानो जैसे खुद कोई बहुत बड़ी फील्ड मार्शल हो और इनका देश दुनिया का सबसे शांत और अमीर देश हो। आखिर बलूचिस्तान, केपी और पीओजे का असली सच क्या है? हाल ही में हुए किन भीषण हमलों ने पाक सेना की कमर तोड़ दी है? और क्यों पाकिस्तानी हुक्मरान इस जलते हुए घर को छोड़कर विदेशों में कटोरा लेकर घूम रहे हैं? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इसी कड़वी सच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। की तारीख के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, बिकॉज 15 तारीख जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी थी। और आज का दिन इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास करके जब हम ये सुन रहे हैं कि इससे 14 तारीख का जो दिन था, उसी में बहुत ज़्यादा वायलेंस और तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। जब रावलाकोट के कमिश्नर जनाब सरदार वहीद खान ने खुद से ये कंफर्म किया है कि रेंजर्स के ऊपर हमला कर दिया, मुजाहिरीन ने पथराव हुआ, रेंजर्स ने जवाबी फायरिंग की और उस पूरे के पूरे झगड़े के नतीजे में वो जो क्रॉस फायर हुआ, लड़ाई हुई है, ये तो सब कमिश्नर साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हम हकीकत नहीं जानते ठीक तरह से। लेकिन कमिश्नर साहब ने ये वेरीफाई ज़रूर किया है कि 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 7 या 8 शहरी हैं, एक रेंजर्स का शख्स है, एक पुलिस का जो है वो जवान है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो आज़ाद कश्मीर, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70-80 बरस की जो तारीख है, उसमें वो पाकिस्तान का सबसे पुरअमन इलाका रहा है, वहाँ पर कैसे एक स्टेज सेट हो गया है पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, जिससे अब कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के लिए हमने एक मेमोरेंडम जो है पाकिस्तानी कौंसलेट में दिया है और उन्हें ये याद दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ एक मुआहिदा साइन कर रखा है, उस मुआहिदे पर अमल दरामद की ज़रूरत है। और जब उस मुआहिदे पर अमल दरामद का वक्त आया तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमें दहशत गर्द करार दे दिया और कहते हैं जी कि आप लोगों के साथ बात नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ कि दहशत गर्दी जो है वो आपकी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर के अंदर कर रही हैं, सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, हजारों लोगों को उन्होंने अगवा कर रखा है और इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो मुहासरे में है। तो इसलिए आज हम जो है पाकिस्तानी कॉन्ट्रेक्ट, बल्कि आज सिर्फ ब्रेडफोर्ड में नहीं, आज ब्रेडफोर्ड में प्रोटेस्ट है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लंदन है, इन तमाम जगहों पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान
हमारा जो है हमारे साथ किया गया जो माहिदा है उस पर अमल दरामद नहीं करता, हमारे शोधा की लाशें जो है वो वापस नहीं करते, हमारे जो नौजवान इन्होंने अगवा कर रखे हैं जब तक वो रिहा नहीं करते उस वक्त तक जो है वो हमारी ये प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी महमूद कश्मीरी साहब, इस वक्त जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे खत्म है सर, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पूरे 75 साल इतना कर्जा नहीं उठाया गया जितना 3 साल में उठाया है। वो पैसा कर्जा उठा के लाहौर से और रावलपिंडी के दरमियान में लगा दिया है पैसा सारा, और बाकी खा लिया गया है पाकिस्तान में। तो कश्मीरियों की डिमांड पूरा करने के लिए एक तरफ तो पैसे नहीं है, दूसरी तरफ अगर 12 सीटें जो आप लोग कह रहे हैं वो आपको वापस कर दी तो फिर ISI कंट्रोल किस तरह करेगी आजाद कश्मीर को? तो ये डिमांड्स तो आपकी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, और फिर आप एक अर्दली से दरखास्त कर रहे हैं वजीर आजम से जिसकी अपनी औकात सिरे से है ही नहीं। तो ये तो काम होता नजर नहीं आता, फिर आपका अगला लाएअमल क्या है सर? देखिए जी, जहाँ तक कर्जों की तल्लुक है, कर्जे पाकिस्तान की हुकूमत लेती है और उन कर्जों को हड़प भी करती है, और जो कर्जा पाकिस्तानी अवाम पर खर्च होना चाहिए तो वो नहीं होता आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पर जो मुसल्लत हुक्मरान टोला है उनके खिलाफ इसीलिए हमने एहतजाज शुरू किया था कि वो लोग जो है वो बजट का सारा पैसा जो है वो खा जाते हैं और लोगों को जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें वो मुयस्सर नहीं है। बेसिकली हमारी लड़ाई जो थी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर थी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक या बुनियादी ज़रूरियात की जो तहरीक है, पाकिस्तान के हुक्मरान तबका इसलिए इस तहरीक को कुचलना चाहते हैं कि कहीं पाकिस्तान के लोग भी जो है ना वो नींद से कहीं बेदार ना हो जाए, कहीं वो पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जिससे अब कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ऑफ कोर्स आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन जो है वो मेरे सामने है, लेकिन सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने ईरान की भी सिचुएशन है, मेरे सामने बलूचिस्तान की भी सिचुएशन है। मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई कमेंट करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उसके हवाले से कि यहाँ पर क्या थिंकिंग है, क्या डिबेट है कि कैसे पाकिस्तानी अमेरिकन को अमरीका के अंदर और पाकिस्तान के हवाले से एक बेहतर, ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रोल प्ले करना चाहिए, और वाशिंगटन के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, वाशिंगटन के अंदर की जो एक्टिविटी है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद कमेंट्स जो हैं वो उस हवाले से भी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग इशू की तरफ चलना चाहता हूँ जिसकी तरफ बहुत से लोगों ने मेरी तवज्जो दिलाई, और वो है कि कैसे अचानक मौलाना फजल रहमान ज़िंदगी के आखिरी अपने हिस्से में पहुँच कर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अलम बगावत जो है वो उन्होंने रेज़ कर दिया है, जब उनके बहुत ही मतनाज़ा किस्म के जो कमेंट्स हैं कि ये फ़ौज के जो सिपाही हैं जो अपनी जानें देते हैं, भाई ये ज़ाहिर है कि इनको इसकी तनख्वाह मिलती है, ये हम पे कोई एहसान नहीं करते। और उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो डिबेट का सारा खुल गया है। तो ये सारा क्या मामला है, इसके ऊपर तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपना कमेंट कर चुके हैं। आप में से दर्जनों लोगों ने मेरे पेज पैट्रियन के ऊपर भी, यहाँ पर भी मैंने उस पर छोटी सी डिबेट भी हुई कि मौलाना के ये जो कमेंट्स हैं इसकी क्या अहमियत है, इस स्टेज पे मौलाना के ये कमेंट्स जो हैं वो क्यों आए। तो इस हवाले से मैंने जो कुछ मौलाना ने कहा है उसके जितने भी टुकड़े हैं वो भी मैंने सुन लिए हैं। उसके ऊपर सरकार के मिनिस्टर्स की तरफ से जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल हुआ, जैसे ख्वाजा आसिफ का हुआ है, शर्जील मेमन साहब का हुआ है, हनीफ अब्बासी साहब का हुआ है, वो भी मैंने देखा, मैंने सुना, लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में वो भी मैंने देखा सुना, और जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं उन्होंने उसका क्या एनालिसिस किया है वो भी मैं सुन चुका हूँ। अब मेरा भी चंद पॉइंट जो है इस हवाले से देख लें। पहली बात तो ये है कि मौलाना का ये जलसा जो है ये 11 जुलाई है। अब इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में लाहौर में 15 जुलाई की सुबह हो रही है, लेकिन मौलाना का ये जलसा 11 जुलाई की शाम का जलसा है। कहाँ है कि 13-14 जुलाई तक इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं हुई। इस पर कोई 12 तारीख को तो हल्के फुल्के उसके कमेंट्स निकले, पैकेजिंग हुई, उसमें म्यूज़िक ऐड हुआ, वो शेयर किए गए टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उस पर तबसरा शुरू हुआ। ज़्यादा जो खप पड़ी है वो 13 तारीख को पड़ी है, और फिर 14 तारीख को ज़्यादा खप पड़ी है, और वो ज़्यादातर खप जो है वो इसी चीज़ के ऊपर पड़ी है कि मौलाना का जो मेन मैसेज है वो फ़ौज के सिपाहियों के हवाले से नहीं है। मौलाना का जो मेन रिब्यूक है, ये नोट कीजिए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। मौलाना की अगर पूरी तकरीर देखें तो उसका बहुत ज़ोर जो है वो इस चीज़ के ऊपर है। उनका मैसेज ये है कि मैंने
نے اور میری जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सरदार हैं, जो फ्यूडल्स हैं, उनका जो जोर है उसे तोड़ दिया है। और अब वक्त आ गया है कि हम पंजाब के अंदर अपने मैसेज को एक्सटेंड करें, क्योंकि यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। ये जो मुक़्तदर हल्के हैं इन्होंने तबाही मचाई हुई है। उसी के दरमियान में जब वो ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमले हो रहे हैं, जो बागी हैं उनके ऊपर फ़ौज को कोई कंट्रोल हासिल नहीं है, फ़ौज के सिपाही मारे जा रहे हैं। अब फिर वो कहते हैं कि मारे जाते हैं तो कौन सा कोई हमारे ऊपर एहसान करते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाएं, मैं क्यों लश्कर बनाऊं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको लड़ने के लिए। तो मौलाना की तो तकरीर का जो जिस्ट है, चूँकि लोग एक्चुअल चीज़ को नहीं देखते, उसके अंदर से निकाले हुए कमेंट्स को देखते हैं। मेरा भी वीलॉग 20, 25, 30 मिनट का होता है, उसमें से लोग कोई एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, उसे ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। तो पहली बात है कि मौलाना की तकरीर की थ्रस्ट जो है वो पंजाब के अंदर की सियासी जमातों के ख़िलाफ़ है, वहाँ के मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ है, वहाँ की सियासत के ख़िलाफ़ है। मौलाना ये तकरीर पंजाब में कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जलसा जब लाहौर में हुआ है तो ज़ाहिर है कि उनको परमिशन मिली है, कि परमिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जलसे की। आप ये देखिए कि 27 मार्च को मेरा ख्याल है, 27 मार्च 2022 को दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डी चौक में जलसा करना चाहा। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को डी चौक के ऊपर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। अब पहले इसको गौर करें, सिटिंग डिप्टी कमिश्नर ने, जो 18 ग्रेड 20 ग्रेड का अफसर होता है, डरपोक मरवा गरीब, उसमें अब वो सांस नहीं ले सकता किसी हुकूमत के ताकत की मर्जी के बगैर। वो या तो घर में अपनी बीवी से डरता है या बाहर कर्नल साहब से डरता है। उस डिप्टी कमिश्नर ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद के डी चौक में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। ये वही जलसा था जिसमें इमरान खान ने वो ख़त या कागज़ लहराया था कि ये जो है वो साइफर जो है आया है, ये सारा कुछ है। मैं उस जलसे की बात कर रहा हूँ। तो फिर मौलाना फजल रहमान को अगर लाहौर के करीब कसूर में ये जलसा करने की इजाज़त दी गई, जहाँ वो पंजाब की सियासत और जो सारे एक मुक़्तदर हल्के शल्के हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मौलाना के साथ एक ब्रॉड कंसेंसस है कि मौलाना एक अपनी तहरीक का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो अपनी जमात के असर रसूख को क्या पंजाब में बढ़ा सकते हैं। ये उनका मेन सेंटर नहीं है उनके वोटर, उनकी सपोर्ट बेस का। उनका सपोर्ट बेस तो या केपी की एक छोटी सी पट्टी है वहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में। तो मौलाना को इजाज़त दी गई यहाँ पे जलसा करने के लिए, और उस जलसे में उन्होंने अपना एक बयानिया रखा। अब अगली चीज़ जो है कि ज़ाहिर है जब आप पंजाब में एंट्री करना चाहते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंटल एंट्री कर रहे हैं। और बनू से जहां पर मरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। डीपीओ फुरकान बिलाल के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ अभी मुकाबला जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ बनू फुरकान बिलाल साहब। डीपीओ साहब, बताइए कि इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? यार वीवीआईडी हुई है, जख्मी है, अभी शोधा का कंफर्म नहीं है, 4 जख्मी है। फायर चल रहा है भाई, फायर चल रहा है, मैं मौके पे ही हूँ। फायर तो हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब भावनाओं को किनारे रखकर सीधे उन ग्राउंड फैक्ट्स और हालिया घटनाओं पर बात करते हैं जो पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट साबित कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। दोस्तों, जुलाई 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान में जो हुआ उसने पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर दिए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने हन्ना उराग घाटी और जियारत जैसे इलाकों में चौतरफा हमले करके दर्जनों सेना और पुलिस के जवानों को ढेर कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को आनन फानन में वहां ऑपरेशन शाबान लॉन्च करना पड़ा, लेकिन फिर भी वहां रोज धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा KP में TTP ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है, जहां 90% से ज्यादा आतंकी घटनाएं अब रोज का नियम बन चुकी हैं और फौज अपने ही हेडक्वार्टर में सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं POJK की। वहां तो अब खुलकर बगावत हो चुकी है। आटा, दाल, बिजली और बुनियादी हकों के लिए वहां की जनता सड़कों